हेलो एवरीवन। होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम काफ़ी दिनों के बाद में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। कुछ कारणों की वजह से हम वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आज हम आप लोगों के लिए जो मार्च में नेट होम साइंस का पेपर हुआ था 13 मार्च को, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं होम साइंस का पेपर, जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो पेपर सेकंड होम साइंस का है हमारा, उसका पहला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया declared year 2018 as the national year of millets to promote millets for nutrition security and notified millets as। पहला ऑप्शन है कोरस सीरियल, सीरियल्स, नॉवल सीरियल्स या फिर न्यूट्री सीरियल्स। हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने पोषण सुरक्षा हेतु मिलेट के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया तथा मिलेट को निम्न रूप में अधिसूचित किया: मोटा अनाज, अनाज, नूतन अनाज या फिर पोषण अनाज। जैसे कि हम पहले भी आप लोगों के साथ में जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ। राइट आंसर है चौथा, यानी कि न्यूट्री सीरियल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूट्री सीरियल्स। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, IYM। तो इसमें परिचय इसका देख लेते हैं। अप्रैल 2018 में बाजरा को न्यूट्री अनाज या फिर न्यूट्री सीरियल्स के रूप में ब्रांड किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2018 को बड़े पैमाने पर प्रचार और मांग सृजन के उद्देश्य, यानी कि जिससे कि जो न्यूट्री सीरियल्स है इनका ज्यादा प्रचार हो, इनकी मांग ज्यादा मार्केट में बढ़े, इस उद्देश्य से बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष जो 2018 था उसको नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया 2018 में। ओके, अप्रैल 2018 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ष 2023 में, यानी कि प्रेजेंट में, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, जिसे हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहते हैं, इसको मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी कि जो फाओ है, उसके द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 मार्च 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी। यानी कि जब 2018 में जो न्यूट्री सीरियल्स है इसके प्रचार को, इसके मांग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2018 को, तो उसी टाइम पर क्या हुआ था कि हमारे यहाँ जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, फाओ है, तो उनके द्वारा जो है भारत के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी कि भेजा गया था, अनुमोदन किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा को। ये प्रस्ताव भेजा गया था कि जो है जो वर्ष 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाए। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, UN कमीशन जो है, उन्होंने 5 मार्च 2021 को जो है ये स्वीकृति प्रदान कर दी। अब जो है इसमें जब ये स्वीकृति प्रदान की गई थी तो उस टाइम पर 72 देशों ने इसका समर्थन किया था। ओके, और एक चीज और बता दें कि भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसमें कि न्यूट्री सीरियल्स, ये आपका राइट आंसर होगा। और ये 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था और प्रेजेंट टाइम पर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में इसको मनाया जा रहा है 2023 को, जो कि 5 मार्च 2021 को इसको स्वीकृति मिली थी। ओके, और 72 देशों ने इसका समर्थन किया था। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है वेट साइक्लिंग, वेयर बाय देर इज लॉस एंड गेन ऑफ वेट सेवरल टाइम्स इज ऑल्सो नोन एज द लोलो इफेक्ट, पोपो इफेक्ट, योयो टोटो इफेक्ट। वजन चक्रण, जिसमें कई बार वजन में कमी और वृद्धि होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 इफेक्ट दिए गए हैं। वजन चक्रण का मतलब हो गया, यानी कि कई बार हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं डाइटिंग करने की, जिससे कि हमारा वजन कम हो जाए, लेकिन क्या होता है कि हम कुछ समय तक डाइटिंग करते हैं, फिर उसके बाद में अचानक से हमारा वजन बढ़ जाता है। ठीक है,
तो कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। तो वही पूछा जा रहा है कि लॉस और जो गेन ऑफ वेट है, बहुत बार ऐसा होता है, कम होता है, वृद्धि होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है योयो इफेक्ट। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, जो योयो इफेक्ट है वो है क्या। इसको योयो इफेक्ट, योयो डाइटिंग या फिर वेट साइकिलिंग या फिर फैट डाइट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे कि हमने क्या किया, पहले हम नॉर्मल ईटिंग कर रहे थे, ठीक है, नॉर्मली, तो हमारा वेट गेन होने लगा, फिर हमने डाइटिंग शुरू कर दी। डाइटिंग जब शुरू कर दी तो डाइटिंग में हम करते क्या है कि बिल्कुल से खाना पीना बंद कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप कुछ नहीं, जब विटामिन नहीं ले रहे हो, मिनरल्स नहीं ले रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट तो कम मात्रा में लेनी है, लेकिन कम से कम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सब चीजें तो चाहिए ही चाहिए हमारे शरीर को, हमारे शरीर के पोषण के लिए, शरीर में जितनी भी सिस्टम्स हैं उनको चलाने के लिए इन सब की जरूरत होती है। तो होता क्या है कि जब हम डाइटिंग करने लगते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, धीरे धीरे काम करने लगता है। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, फिर डाइटिंग बंद कर देते हैं। अब जब डाइटिंग बंद कर दिया, फिर हम क्या आते हैं, नॉर्मल डाइट पर आ जाते हैं, नॉर्मल ईटिंग पर आ जाते हैं, फिर हमारा वेट गेन होता है और फिर से हम डाइटिंग शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये साइकिल ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है, और इसी को योयो इफेक्ट या फिर डाइटिंग या फिर वेट साइकिलिंग या फिर फैट डाइट कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। क्योंकि जब दोबारा वेट गेन होता है तो हमारा हेल्थ का कंडीशन जो है वो और ज्यादा खराब हो जाता है, यानी कि वेट जितना पहले था हमारा उससे भी अधिक हो जाता है। तो डाइटिंग अगर करनी है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को कम करिए, लेकिन एक दिन में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो लीजिएगी, रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू NFHS 5th, जो कि 2019 से 20 में कंडक्ट हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसमें क्या है कि परसेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years हु आर स्टंटेड इन इंडिया आर। तो यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है कि NFHS 5 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे स्टंटेड यानी कि सामान्य कद से छोटे हैं। 35.5, 38.4, 25.5 या फिर 28.4%। ओके, तो अंडर 5 years के जो बच्चे हैं उनमें कितने बच्चे हैं, कितने परसेंट बच्चे हैं जो कि स्टंटेड है, यानी कि जितना एज है उसके हिसाब से उनकी हाइट नहीं है। तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां हुआ है 2019-20 में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 35.5%। इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर एक तो कंपैरिजन दिया गया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन पूछा गया वो इंडिया का पूछा गया, और ओवरऑल इंडिया यानी कि भारत का पूछा गया है। तो यहाँ पर इंडिया का भी परसेंटेज दिया गया है और ये यूपी का भी परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पर इसके अलावा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चिल्ड्रन अंडर 5 years हु आर स्टंटेड, जिससे कि एज के अकॉर्डिंग हाइट जिनकी कम होती है उनको स्टंटेड बोलते हैं। तो उनका परसेंटेज जो हमारे यूपी में है वो 39.7% है और पूरे इंडिया में 35.5%, यानी कि हमारे यूपी में अधिक है पूरे इंडिया के कंपैरिजन में, यानी कि स्टंटेड जो बच्चे हैं वो अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे कि 1000 जो बच्चे लाइव बर्थ होता है, यानी कि जो बच्चे पैदा होने के बाद में जीवित रहते हैं। ठीक है, तो जो 1000 लाइव बर्थ है उसमें से कितने बच्चे जीवित रहते हैं उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। सॉरी, 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी मींस मृत्यु समझ लीजिए। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं उसको। उसका परसेंटेज कितना है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में है वो 50.4 है और पूरे इंडिया में 35.2 है। इसमें भी हमारा यूपी आगे है, यानी कि हमारे यूपी में जो बच्चे 1000 लाइव बर्थ में जो बच्चों के मृत्यु की संख्या है वो अधिक है। ओके, 50% आप मान सकते हो, इतना ज्यादा है। फिर है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि इन्फेंट जो कि 2 साल तक माने जाते हैं, 2 से 3 साल, और जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है यानी कि 5 साल तक के बच्चों में, उनमें 59.8 है, इसमें भी अधिक है, और ओवरऑल इंडिया में 41.9% है। ओके, यानी जो अंडर 5 बच्चों की डेथ हो जाती है
उनकी यहाँ पर उनका परसेंटेज है ये। फिर टोटल चिल्ड्रन एज 6 to 23 मंथ्स रिसीविंग एन एडिक्वेट डाइट, यानी कि जो पर्याप्त रूप से उनको आहार मिल रहा है। जो इन्फेंट है 6 to 23 जो मंथ्स के बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट बोलते हैं। तो उनको जो ये इन्फेंट बच्चे हैं तो उनको जो पर्याप्त रूप से आहार मिल रहा है उसका परसेंटेज यूपी में हमारे ओनली 6.1% है और इंडिया में केवल 11.3% ऐसे बच्चे हैं जिनको कि जो इन्फेंट एज में जब होते हैं तो उनको पूरा जो आहार मिलना चाहिए वो मिल रहा है, पर्याप्त डाइट। फिर है चिल्ड्रन, ये तो बता ही चुके हैं। मदर्स हु कंज्यूम्ड आयरन फॉलिक एसिड फॉर 100 days और मोर व्हेन दे वर प्रेग्नेंट। तो आप लोग जानते ही हो, पता ही पढ़ा ही होगा कि जब प्रेगनेंसी में क्या होता है, आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है 100 दिन तक, ठीक है। उसका भी परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22.3% प्रेग्नेंट मदर्स ऐसी हैं जो कि आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट्स कंज्यूम कर रही हैं, ले रही हैं, और पूरे इंडिया में 44.1% ही प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी हैं जो कि आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट्स ले रही हैं, यानी कि 50% भी नहीं है। ये कंडीशन है हमारे यूपी और इंडिया की। फिर इसके अलावा यहाँ तो स्टंटेड का इन्होंने दिया है, इसके अलावा अंडरवेट और वेस्टिंग चाइल्ड भी होते हैं, उसका भी परसेंटेज मैं बता देती हूँ। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, अब यहाँ पर 2019-21 दिया गया तो कोई मैटर नहीं करता है, 20 दिया है या फिर 21 दिया है, वो जो है आप मान सकते हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 21 है, वहां पर 20 है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है उसमें जो न्यूट्रिशन इंडिकेटर दिया है यहाँ पर अंडर 5 years बच्चों के बारे में दिया गया है। तो इन्होंने कहा है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था, ये जो कि 2015-16 में हुआ था, उससे जो अभी प्रेजेंट टाइम में 19-20 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो देख लेते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। जो स्टंटिंग बच्चे हैं यानी कि एज के अकॉर्डिंग जिनकी हाइट कम है तो उनका जो है जो परसेंटेज है वो कम हुआ है, कितने से, पहले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था तो उसमें 38.4% था, अभी क्या है ये कम हुआ है, कितना हो गया है 35.5% हो गया है, ठीक है। वेस्टिंग चाइल्ड जो होते हैं, वेस्टिंग चाइल्ड वो होते हैं जिनकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम होता है, ठीक है, यानी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उनका वेट जो होना चाहिए स्टैंडर्ड वेट उससे कम होता है, तो उसको वेस्टिंग चाइल्ड बोलते हैं। तो ये पहले 4 में 21% था और प्रेजेंट में जो है 19.3% हो गया, घट गया है। और अंडरवेट का मतलब है एज के अकॉर्डिंग बच्चों का जो वेट है वो कम है। तो ये जो है पहले 35.8% था, प्रेजेंट टाइम पर ये 32.1% रह गया, यानी कि थोड़ा सा, बहुत ही कम, 15-16 से लेकर के 19-20 के बीच में 4-5 साल में ये जो है बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आया, लेकिन फिलहाल डिफरेंस आया है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है कि व्हेन द क्वांटिटी फूड प्रोडक्शन इज डन कॉन्टिन्यूअसली एवरी डे विद नो पीक्स एंड ट्रफ्स ऑफ activity in production centers, it is termed as cook chill system, ready food, convenience, conventional food system। तो वैसे ये हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। जब खाद्य उत्पादन केंद्रों में खाद्य निर्माण प्रक्रिया में ना तो बहुत अधिकता और ना ही बहुत कमी के साथ प्रतिदिन लगातार खाद्य निर्माण अत्यधिक मात्रा में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? कुक चिल सिस्टम, पाक शीत पद्धति, तैयार खाद्य, सुविधाजनक या फिर परंपरागत खाद्य पद्धति। ओके, तो ये कई बार पढ़ा चुके हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको डिटेल में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है रेडी फूड सिस्टम। ओके, चलिए बात नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथियोन रिडक्टेज EGR activation test is the most accepted procedure for assessing the status of thiamine, riboflavin, niacin या फिर पैराडॉक्सिन। निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन हेतु एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथियोन रिडक्टेज संक्रियण परीक्षण सर्वाधिक स्वीकार्य प्रक्रिया है, यानी कि जो क्या बोलते हैं EGR टेस्ट होता है वो जो है किस को जो है इज द मोस्ट एक्सेप्टेड प्रोसीजर, यानी कि ये जो प्रोसीजर या फिर कह सकते हैं जो टेस्ट होता है EGR वो किसके स्टेटस को एसेस करने के लिए, चेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है राइबोफ्लेविन के स्टेटस को चेक करने के लिए होता है। हमारे शरीर में राइबोफ्लेविन का क्या स्तर है उसको चेक करने के लिए EGR एक्टिवेशन टेस्ट किया जाता है।
फिर 6 नंबर क्वेश्चन, एटीपी यील्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट पर मोल ग्लूकोज इज 18, 28, 38 या फिर 48। कार्बोहाइड्रेट से एटीपी उत्पाद प्रति मोल ग्लूकोज है कितना, यानी हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज से कितने जो है एटीपी यील्ड हो रही है, पर मोल ग्लूकोज से, सॉरी पर मोल ग्लूकोज से कितनी एटीपी का जो है निकल रही है कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है 38। अब यहां पर हम इसको देख लेते हैं एटीपी। अब एटीपी होता क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी होता क्या है, ये एक एनर्जी सोर्स होता है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत होता है, जो कि स्टोरेज फॉर्म में होता है। कहां पर होता है, हमारे कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में भी कहां पर होता है, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पर जो है एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा स्टोर रहती है, संग्रहित रहती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कि आप अगर आपने पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, या फिर प्रेजेंट टाइम पर जो बीए का हमारा सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जो पहला सेमेस्टर है उसमें फिजियोलॉजी ही पढ़नी है आपको। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे ऊर्जा का घर कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि ऊर्जा का घर बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है ऊर्जा स्टोर होती है, और किस रूप में होती है, वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहाँ पर स्टोर रहता है, जो कि कोशिकाओं के श्वसन में जब वो सांस लेते हैं तो उनमें जो है ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और यही एटीपी उनको ऊर्जा प्रदान करता है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकाएं जब सांस लेती हैं तो वो जो है दो तरीके से होता है। एक तो होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोशिकाएं सांस लेती हैं तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकाएं सांस लेती हैं तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, अब यहां पर आता है जो ग्लूकोज, मतलब सॉरी एटीपी की बात, टोटल एटीपी। तो जो नेट एटीपी गेन फ्रॉम वन ग्लूकोज, यानी कि एक ग्लूकोज से जो नेट एटीपी मिलती है, प्राप्त होती है, वो जो है एरोबिक रेस्पिरेशन से प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन अ नेट एटीपी गेन ऑफ 38 एटीपी, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, लेकिन जो ये 38 एटीपी है ये कहां से आता है, तो ये जो 38 एटीपी है इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारी साइकिल इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और टीसी साइकिल होती है जिसे कि क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, और एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, हम तीनों हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जिसके अंदर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होती है, जो टीसी साइकिल है, और जो ग्लाइकोलिसिस है, इन सब के दौरान जो एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उन सबको मिला करके 38 एटीपी जो है टोटल निकलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें 8 एटीपी निकलता है, टीसी साइकिल में 24 एटीपी निकलता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो है 6 एटीपी निकलता है। तो टोटल यहाँ पर 38 एटीपी हो गया जब कोशिकाएं सांस लेती हैं। तो आप समझ सकते हो जब कोशिका सांस लेती है, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उस टाइम पर ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये सारी प्रोसेस होती है, जिसके दौरान 38 एटीपी टोटल निकलता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द वेट ऑफ एन एडल्ट वीमेन इज 50 kg एंड हाइट इज 150 सेंटीमीटर, हर बीएमआई वुड बी। एक वयस्क महिला का वजन 50 किलोग्राम है और कद 150 सेंटीमीटर, तो उसकी बीएमआई होगी। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ। जो बीएमआई का फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ओके, बीएमआई का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट
इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना भी निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। अब वेट देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 50 केजी। ओके, और केजी में दिया हुआ है। हाइट जो है यहाँ पर सेंटीमीटर में दी है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट करके आप देख लीजिएगा, 1.5 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व अगर करें तो 50 ये हो गया, और इसको जब इंटू करेंगे तो लगभग 2.25 आ जाएगा। हाँ, आई थिंक इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप जो है डिवाइड करोगे, हम यहाँ पर अगर भाग देते हैं तो फिर जो है हमारा कितना आ जाएगा, एक मिनट मैं इसको ये यहाँ पर हटा, यहाँ 2 शून्य बढ़ा यहाँ पर मैं आपको मैथ भी फिलहाल गुणा भाग करना भी सिखा दे रही हूँ, थोड़ा सा आता होगा आप लोगों को। अब देखिए ये 2 बार में नहीं जा सकता है, नहीं 2 बार में जा सकता है आई थिंक। ठीक, 2 पंच 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 दूना 4। ठीक है, ये आ गया 2 बार में, 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कट हो गया, फिर 500, फिर हम 2 बार में इसको लेकर के जाएंगे, फिर 450 आ जाएगा, यानी कि 2 ही बार ये जाएगा। ठीक है, बार बार यही आता रहेगा। फिर यहाँ एक पॉइंट हम बढ़ाएंगे, फिर करेंगे, और फिर जो है ये 2 बार जाएगा, यानी कि फिर वही प्रोसेस आ जाएगी कुल मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 22.2 कहीं पर है, ये है 22.2 केजी पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आप अपना जो है बीएमआई आसानी से निकाल सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब 8वां क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ स्कीम कंबाइंस द 3 इक्विडिस्टेंट कलर्स which occur at the point of an equilateral triangle placed anywhere on the color circle. Monochromatic color scheme, triadic, double complementary या फिर analogous color scheme. उस योजना का प्रकार कौन सा है जो 3 समानांतरली रंग का संयोजन करता है और रंग वृत्त पर किसी भी स्थान पर रखते हुए एक समबाहु त्रिकोण के बिंदुओं पर घटित होता है। एक वर्णित, त्रयक रंग, धुरी पूरक या फिर अनुरूपी रंग योजना। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो कह रहा है यहाँ पर 3 इक्वी डिस्टेंस कलर, यानी कि बराबर दूरी पर जो कलर है, 3 कलर, ठीक है, जो कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रायडिक कलर स्कीम। इसके अलावा मोनोक्रोमैटिक, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस, ये भी कलर स्कीम का ही पार्ट है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कलर स्कीम। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 दिया गया है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री और टेट्राडिक। तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने सिंगल कलर जैसे ऑरेंज ले लिया है तो उसी का लाइट और शेड ले सकते हैं। ठीक है, टिंट और शेड। तो ऑरेंज है, उससे लाइट ऑरेंज, उससे लाइट, उससे लाइट, यानी कि मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल कलर, सिंगल कलर, यानी कि एक कलर सिर्फ ऑरेंज लिया, अब उसी का हम डार्क ले सकते हैं, ऑरेंज में ब्लैक मिला करके उसका डार्क कर सकते हैं, या फिर उसमें व्हाइट मिलाते मिलाते उसको हम थोड़ा लाइट, थोड़ा और लाइट और लाइट और लाइट, यानी कि एक ही कलर के कई सारे हम जो है कलर तैयार कर सकते हैं, तो वो मोनोक्रोमैटिक कहलाता है। एनालॉगस का मतलब है कि जैसे ऑरेंज है तो उसके नियर बाई जो कलर होंगे उनको हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज के नियर बाई यहाँ पर वॉयलेट है और यहाँ पर येलो है। ठीक है, तो एनालॉगस का मतलब है कोई एक कलर जिसके नियर बाई जो कलर है उनको जब मिला लेते हैं तो वो एनालॉगस कलर स्कीम कहलाती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, जैसे अब यहाँ पर क्या है, येलो के जस्ट अपोजिट ब्लू है, तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा जस्ट अपोजिट, यानी सर्कल में कहीं पर भी कोई आप कलर लो, उसके जस्ट अपोजिट जो कलर होगा तो उसको जो है हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, दोनों को मिला करके। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 3 कलर हैं और यहाँ पर क्या है, 2 कलर हैं। फिर ट्रायड जो क्वेश्चन में पूछा गया, तो यहाँ पर रेड, येलो और ब्लू, तो 3 कलर जो कि आपके स्कीम में, यानी कि इस सर्कल में 3 कलर हैं जो कि बराबर समान दूरी पर, आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, रेड की येलो से, येलो की ब्लू से, ब्लू की रेड से दूरी जो है समान है। ठीक है, और 3 कलर हैं इसमें, इस वजह से इसको ट्रायड कलर स्कीम बोलते हैं। फिर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री लगा हुआ है तो जस्ट अपोजिट कलर आएंगे, लेकिन स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब है कि जैसे अब यहाँ पर येलो है
ये येलो है, ठीक है। येलो के जस्ट सामने क्या है, यहाँ पर वॉयलेट है कलर। तो इस येलो के जस्ट सामने वाला, जस्ट अपोजिट जो कलर होगा उसको हम ओमिट कर देंगे, यानी कि हटा करके उसके जो बगल वाला कलर है वो लिया जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू के जस्ट सामने वाला यहाँ पर ऑरेंज है, तो ऑरेंज को ओमिट कर दिया जाएगा, इसके बगल वाला कलर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट वाला नहीं लिया जा रहा बल्कि उसके जस्ट बगल वाला लिया जा रहा है। टेट्राडिक कलर स्कीम, जो टेट्राडिक कलर स्कीम है, जैसे ट्रायड है तो यहाँ पर ट्रायड का मतलब 3 हो गया, टेट्राडिक का मतलब होता है 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 कलर लिए जाएंगे जो कि एक आयत बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि वॉयलेट हो गया, ऑरेंज हो गया, यहाँ पर लाइट ग्रीन हो गया और यहाँ पर ये डार्क ग्रीन हो गया। तो ये जो है 4 कलर मिल करके, यानी कि सर्कल में 4 कलर जो है लेंगे जो कि एक टेट्राडिक कलर स्कीम तैयार करेंगे। ओके, अब ये जो टेट्राडिक कलर स्कीम है इसी को डबल कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं। डबल कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है देख सकते हो, यहाँ पर जब वॉयलेट है तो इसके जस्ट सामने वाला लाइट ग्रीन है और ऑरेंज है, ऑरेंज के जस्ट सामने वाला डार्क ग्रीन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक आयत का रूप ले रहा है, तो इसको हम टेट्राडिक कह सकते हैं या फिर डबल कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं। तो ये सब क्या है, कलर स्कीम है। तो इसमें से कोई भी पूछे तो यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक सारे हमने देख लिए हुए हैं, ठीक है। फिर आता है 9th क्वेश्चन है कि फाइबर फिलिंग्स यूज्ड इन गारमेंट्स वेयर वार्मथ इज रिक्वायर्ड विदाउट इंक्रीज्ड वेट इज कॉल्ड लाइनिंग, इंटरलाइनिंग, सीम बाइंडिंग या फिर वेडिंग। वस्त्रों में जहां बिना अधिक भार के गर्माहट आवश्यक है वहां प्रयुक्त रेशे के भराव को क्या कहा जाता है, अस्तर लगाना, अंतास्तर लगाना, सीवन बंदनी करना या फिर पूरण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेडिंग। अब वेडिंग होता क्या है तो आप सभी जानते होंगे, बस इसका जो टर्म है वो नया है। वेडिंग का मतलब होता है, वेडिंग रजाई की मध्य परत है, ठीक है। रजाई आप सभी ओढ़ते हो ठंडक में, तो उसकी मध्य परत में जो हम रुई भरते हैं, ठीक है, वही जो है वेडिंग है। मध्य परत है, यह रजाई के शीर्ष और रजाई के बैकिंग के बीच जाकर कोमलता और क्या करता है, गर्माहट प्रदान करता है। ओके, आप जिस प्रकार के अस्तर का उपयोग करना चाहते हैं वह आपके रजाई के अंतिम स्वरूप और अनुभव को प्रभावित करेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है जो है वेडिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि आप रुई भर सकते हो रजाई में, या फिर क्या होते हैं शीट आते हैं रुई के या फिर कॉटन के आते हैं, नेचुरल फाइबर्स के भी आते हैं और जो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, इन सब के भी जो शीट आते हैं। तो शीट भी भरा जा सकता है और जो है कॉटन भी भरा जा सकता है। तो अब प्रेजेंट टाइम पर शीट आने लगे हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये शीट है, ये कॉटन रुई की है और ये क्या है, ये कॉटन का है शीट। आप देख सकते हो कितना पतला है। तो जो पतले पतले आपने देखे होंगे कंबल आते हैं लाइट वेट वाले बिल्कुल, और जैसे एसी में यूज करते हैं हम लोग, या फिर जब हल्की ठंडक होती है तो उसमें यूज करते हैं, तो वो जो है आपका वेडिंग कहलाता है, क्योंकि इसी की फिलिंग की जाती है, जो कि सॉफ्ट भी होता है और जो है गर्मी भी हमें प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेडिंग। फिर आता 10वां क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ मार्कर प्लानिंग लाइट सेंसिटिव पेपर्स आर यूज्ड, कंप्यूटराइज्ड, हेक्टोग्राफ कार्बन सिस्टम, डायजो फोटोग्राफिक या फिर कार्बन डुप्लीकेटिंग। मार्कर नियोजन की किस पद्धति में प्रकाश संवेदी पेपर को प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा मार्क नियोजन यानी कि मार्कर प्लानिंग में लाइट सेंसिटिव पेपर किस में यूज किया जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायजो फोटोग्राफिक। ओके, अब जो मार्कर प्लानिंग है थोड़ा सा हम देख लेते हैं मार्कर प्लानिंग है क्या। जो मार्कर प्लानिंग है फॉर मार्कर मेकिंग, ठीक है, यानी कि मार्कर मेकिंग के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, उसको मार्कर प्लानिंग कहते हैं। तो मार्कर मेकिंग के लिए होता क्या है कि व्हाइट पेपर और न्यूज़पेपर इज यूज्ड, यानी कि या तो हम व्हाइट पेपर या फिर न्यूज प्रिंट पेपर लेते हैं जनरल, लेकिन मोस्टली जो है व्हाइट पेपर ही हम लेते हैं। At first, all large patterns are placed on the marker. Yeah, after that, small sized patterns are placed in between the gaps of large patterns. In this way, higher marker efficiency can be achieved to produce a marker with better efficiency. A very efficient marker maker is required. अब होता क्या है कि मार्कर मेकिंग का मतलब है जैसे कि आप ड्राफ्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। जनरली घर पर क्या करते हैं हम लोग, ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर वो जो ड्राफ्टिंग करते हैं उसको हम कपड़े पर रख करके पैटर्न काट लेते हैं,
ठीक है, अब इसमें क्या है, वही चीज है, लेकिन क्या होता है, जो मार्कर प्लानिंग होता है या फिर मार्कर मार्कर मेकिंग होता है वो दो प्रकार से, एक तो मैनुअल होता है और दूसरा जो है कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर से होता है। तो इसमें होता क्या है कि व्हाइट पेपर ले लिया जाता है और व्हाइट पेपर पर जितने भी लार्ज पैटर्न्स होते हैं उनको उनकी मार्किंग कर दी जाती है, यानी कि उनको बना दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में बड़े बड़े पैटर्न तो ये बना दिए जाते हैं कागज पर, और उसके बीच बीच में जहां जहां जगह होती है उसमें छोटे छोटे पैटर्न जो होते हैं, उस गैप के बीच में, जो लार्ज पैटर्न के बीच में गैप है उनके बीच में जो स्मॉल साइज के पैटर्न होते हैं उनको भी उसी में फिट कर दिया जाता है, यानी कि उसमें बना दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। इससे होता क्या है, क्योंकि इसी पैटर्न, जो कागज पर पैटर्न बना है उसी पैटर्न की मदद से कपड़े का पैटर्न काटा जाता है। तो क्या होता है कि इसमें जो लार्ज पैटर्न्स हैं, ठीक है, अब क्या होगा, अगर हमने लार्ज पैटर्न पहले काट लिया, उसके बाद में हम जो है स्मॉल साइज वाले पैटर्न काटेंगे, तो कपड़े का बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाता है, यानी कि वेस्ट बहुत ज्यादा कपड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, जो लार्ज पैटर्न हमने तैयार किया है उसी के बीच बीच में जहां स्पेस है, तो छोटे पैटर्न भी हम जो बीच में कपड़ा बचा हुआ है उसमें काट लेते हैं। तो इससे क्या होता है, कपड़े कम वेस्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है, जो भी मार्कर मेकर है वो काफी एफिशिएंट मार्कर मेकर होना चाहिए, तभी वो इस तरीके से अपने स्किल का यूज कर पाएगा। ओके, अब जो मार्कर मेकिंग है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा वीडियो हम बना देंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि मैनुअल में कौन कौन से आते हैं और कंप्यूटराइज में कौन कौन से आते हैं, और ये जो इसमें ऑप्शन दिएंगे उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्कर ये इस तरीके से होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर कागज बिछाया हुआ है, उस पर यहाँ पर देख रहे हो ये लाइनिंग बनी हुई है ये। ठीक है, तो यही पैटर्न इस पर बना दिए जाते हैं, और इसी के ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हुआ, कपड़ा रखा जा रहा है। तो जो ये पैटर्न बनाएंगे इसी के ऊपर कपड़े को रख करके और जो है इसकी कटिंग कर ली जाती है। ओके, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मार्कर प्लानिंग को थोड़ा डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है, फिलहाल काफी दिनों के बाद में हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, और अगर पसंद आए तभी लाइक करिए, अदरवाइज जो है आप जो है इसको अनलाइक भी चाहे तो कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आ रहा है तो, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और इसका जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसका जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो वहां से आप जो है वीडियो और ये इसके जो भी पीडीएफ हैं या फिर जो भी नोट्स हैं वो सारे आपको वहां से मिल जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।